बताया है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इसमें फर्स्ट केस में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। पहला केस जबकि हमने ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में कंसीडर किया है, और जो इमेज आपकी बनेगी, द इमेज फॉर्म इज रियल। अब इमेज रियल बनेगी, लेकिन कहाँ पे बननी है? डेंसर मीडियम में बननी है, और उसके लिए फार्मूला क्या आता है, ये सारी चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, इसको एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लिया, क्योंकि इस तरफ जो है हमारा रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है जिसको हमने μ1 कंसीडर किया है, और दूसरी तरफ हमारा इसके रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है जिसको हमने μ2 कंसीडर करना है। तो मतलब डेंसर मीडियम आपका ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो इधर जितना भी है, ये एक डेंसर मीडियम है, और आपकी जो रे आ रही है इसमें, तो ये इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओ से यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये रे एक ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो इस स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होगी, ए बी जो स्फेरिकल सरफेस है उस पे इंसिडेंट होगी। तो ये रे कुछ इस तरह से आएगी और यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट होगी। तो जैसे ही इस सरफेस पे ये रे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे आप ये जो हमारा ए बी सरफेस है, दूसरे मीडियम में जाने के पहले मैं यहाँ पे चाहूंगा कि एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाए। ये हमारा एक रे है, एक रे जो कि O से A की डायरेक्शन में आया हुआ है। हालांकि एक रे और इससे पास करेगी, वो रे पास करेगी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में नॉर्मली। तो जो रे नॉर्मली इससे होके जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनडेविएटेड होगी, वो इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूंगा, जैसे ही मैं यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि ये नॉर्मल जो है किसी भी कर्व सरफेस पे इस तरह का जो हमने हमेशा इस तरह की जो सरफेस को लिया है और उस पर नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो हमें क्या मिलता है? हम देखते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ये हमेशा इसके सी से होके पास करता है, मतलब जो पॉइंट्स हैं हमारे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके क्रॉस करता है। तो ये जो लाइंस हैं ये सी से होके पास करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पॉइंट सी से, तो इसको मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी से होके पास करेगा। हालांकि ये जो है हमारा, ये तो नॉर्मल है जो हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपके लिए यहाँ पे मिलेगा वो ये होगा, ये आई हो गया। और आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब चूंकि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वो भी कौन से मीडियम से? रेयरर मीडियम से। तो रेयरर मीडियम से अगर रे डेंसर मीडियम में जा रही है, तो हमें ये अच्छे से पता है कि रे बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रे आपके नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और ये कुछ इस तरह एक्शन में इस तरफ चली जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन होगी, वहां पे इसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट इस जगह पे था, इमेज हमारी इस जगह पे बन रही है। और ये जो पॉइंट्स है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको जो सी बन रहा है, सी को आप रिप्रेजेंट करो रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और सारी डिस्टेंस जो होगी पोल से मेजर की जाएगी। सर एक सेकंड सर, आपने जैसे रेड रे जो दिखाई, हाँ वो ओ पे जाके इसका आई पे निकली, बिल्कुल। तो सर वो आई क्या है? आई यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज आपको यस यहाँ पे सर, दिखेगी। ठीक है सर। तो सर ये जो आपने सी से रिप्रेजेंट किया है ब्लैक से, वो क्या है? ये इनफैक्ट हमारा ये एक डॉटेड लाइन है, जहाँ पे कि मैंने इसको नॉर्मल, इसके नॉर्मल को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ना मैंने, तो नॉर्मल इस पॉइंट पे आएगा, और नॉर्मल ही जो हमेशा इंसिडेंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके पास करता है। यस सर, तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसलिए ये सी है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है पोल से सी की जो डिस्टेंस होती है वो हमें अच्छे से पता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल होती है। ठीक है। यस सर। और अगर ये हमारे पास, मैं ये भी कहूँ कि हमारे पास अगर ये यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं होता, तो ये क्या होता, ये बिल्कुल इस तरह से इस डायरेक्शन में जाता।
लेकिन अब चूंकि हमें सारी चीजों का डायरेक्शन भी देखना है, अब एक काम हमें यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि मैं इस नॉर्मल से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो इस नॉर्मल यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो है यहाँ पे ए ना लिख के मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमारे कंफ्यूजन ना हो। तो क्योंकि ए भी हमारा जो है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए से लेके बी तक, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये हमें ये पॉइंट जहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया वो एन है, ये एन पॉइंट है हमारा, और ये पॉइंट हमारा एम पॉइंट है। सर ए पॉइंट जो है वो एकदम टॉप पर है ना? ए पॉइंट ये बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, और सिमिलरली बी सबसे बॉटम पे है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये और ये हमारा सी पॉइंट हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेंटर का ऑफ एंड कर्वेचर। पॉइंट है। ओके सर। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है हमारा। तो that means you can say that APB is a convex refracting surface which separates a rarer medium of refractive index mu1 from the denser medium of refractive index mu2, and P is the pole, C is the center of curvature, which is represented from P to C is the distance. You can write here PC equal to R. सर एक और चीज, सर जो भी आप बता रहे थे वो एक बार ये थोड़ा जो आपने डायग्राम बनाया वो बना रहा हूँ, फिर उसके बाद एक बार आप वापस बता दीजिएगा। राइट, बिल्कुल, ड्रॉ करो पहले। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि अगर एक्सप्लेनेशन अगर हमें यहाँ देना है, तो सपोज अ पॉइंट P, a point O, this point O is placed on the principal axis in the rarer medium. This object is placed in the rarer medium, and starting from point O, a ray ON incident at an angle I. After refraction, it bends towards the normal. This is the normal, and this ray ON bend towards the normal with angle R, and you can see here OP, this OP behaves like object distance. You can write here, this one is U, जैसे कि हम लोग मिरर में ये लेंस में मेजर करते थे, and after refraction this N and I, the ray moves towards the direction of Ni. That means this ray intersect on the principal axis at point I, and the distance from P to I is V, which is image distance. All distance must be measured from the pole of the surface, refracting surface. अब जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो अल्फा बनाता है। इमेज जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो बीटा बनाएगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है इसके साथ वो गामा बनाएगा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा। और कंस्ट्रक्शन में आप ये नोट करोगे कि यू ड्रॉ एन एम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देखोगे सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो चीज को ऑब्जर्व करो। ट्रायंगल है एन ओ सी, एन ओ सी, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, इन ट्रायंगल एन ओ सी। इस ट्रायंगल में आप क्या देखोगे, क्या मिल रहा है आपको इस ट्रायंगल में? तो आप देखो यहाँ पे आई जो है, आई ये जो ट्रायंगल हो गया ये तो आउट ऑफ डेंसर और मतलब रेयर और डेंसर मीडियम मिक्स करके हो रहा है। बिल्कुल, दोनों मिक्स होके हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें आई जो है आपका वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में। यस सर, ठीक है सर। अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई हो जाएगा। यस, अल्फा एंड गामा इज द इंटीरियर एंगल, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। राइट,
सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब मैं दूसरे ट्राइंगल को ले रहा हूं, इन ट्राइंगल, अब इस बार मैं ट्राइंगल ले रहा हूं एन आई सी। इस बार मैं ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि इमेज के साथ ले रहा हूं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट के साथ लिया था और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लिया था। इन ट्राइंगल एन आई सी, इस ट्राइंगल में हमें क्या देखना पड़ेगा? तो एक्चुअली मैं चाहता क्या हूं और हमें करना क्या है? सबसे पहले हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए। देखिए, जब रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो हमें हमेशा याद आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो मेरा ध्यान अभी भी एक ही चीज पे जा रहा है कि मुझे आई चाहिए और आर चाहिए। आई तो मुझे मिल गया है, क्यों ना इस ट्राइंगल से मैं इसको इसलिए मैं यूटिलाइज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आर मिल जाए। तो देखो, ये जैसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपको यहां पे मिलेगा वो ये होगा नॉर्मल के साथ आर। तो फिर से अगर इस ट्राइंगल में एन आई और सी में देखा जाए तो ये इस बार गामा जो है आपके लिए, गामा एक्सटीरियर एंगल है और आर और बीटा दोनों इंटीरियर एंगल है। तो दैट मीन्स गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, लेकिन हमें तो आर चाहिए होगा, तो आर इक्वल टू आपके पास आएगा गामा माइनस बीटा। तो ये दोनों ही चीजें हमें मिल चुकी है। अब सपोज ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, जितनी भी रेज हैं वो मैं कर रहा हूं अब वो पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल मतलब स्पेलिंग क्या होगी? all the rays are paraxial, that means parallel to the axis. Then I, R, alpha, beta and gamma will be small. ये सब के सब स्मॉल होंगे। ये डेरिवेशन जो है सीबीएसई में आती है? बिल्कुल, सीबीएसई के लिए तो इम्पोर्टेंट है और आया हुआ है। एक साल के बाद एक साल कभी कभी रिपीटेड भी होता है। मैथ में तो बहुत सारा पढ़ा होगा, फिजिक्स में हर चीज का अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आपके पास अल्फा है, तो अल्फा दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू आप लिखोगे tan अल्फा, विच इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा देखा जाए यहाँ पे इस डायग्राम में, तो परपेंडिकुलर nm, और अल्फा ये है nm बाय om, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा nm अपॉन om, और इसको आप लिख सकते हो nm अपॉन op, because p is close to m, p is close to m. और सिमिलरली अल्फा के बाद नंबर आता है हमारा बीटा निकालने के लिए, तो बीटा इक्वल टू अल्फा को हम tan अल्फा कैसे लिख सकते हैं? अच्छा सवाल है आपको। देखो, अल्फा काफी छोटा होगा तो उसको tan अल्फा, और कभी कभी काफी छोटा होता है तो साइन अल्फा भी आप लोग लेते हो, लेकिन अभी मैं tan अल्फा इसलिए बोल रहा हूँ कि tan अल्फा जो होता है आपके लिए, आपने tan 0 0 होता है, यस सर। है ना, साइन 0 0 होता है। यस सर, यस सर। तो अप्रोक्सीमेशन में जब आप जाओगे पैरेलैक्सियल एक्सिस के लिए, पैरेलैक्सियल एक्सिस इसलिए नहीं ला रहे हैं कि tan अल्फा होता है p बाय b, है ना। ओके सर, यस सर। p बाय b मतलब वहां पे हमें स्लोप को मिनिमाइज करने की कोशिश tan अल्फा के थ्रू ही हो सकती है, यस सर। इसलिए tan हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है सर। बीटा के लिए भी आपके पास tan बीटा, तो tan बीटा देखो यहाँ पे बीटा ये है, तो परपेंडिकुलर अभी भी nm है हमारा, ये n से m परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस में mi, तो mi बेस में है, और nm
और फिर से अगर देखा जाए कि चूंकि आपने अभी देखा है कि ये जो आपका m है वो p के काफी क्लोज है, तो इसको आप mi न लिख के pi भी लिख सकते हो। तो दिस इज pi। उसी तरह से गामा की बात करोगे तो गामा इक्वल टू tan गामा इक्वल टू nm अपॉन mc, mc which is equal to nm upon pc। ये आ जाएगा। तो यूजिंग Snell's law of refraction, यूजिंग Snell's law of refraction क्या दिखाना है आपको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। और you know as I and R are very small, therefore you can write this one I by R equal to mu 2 by mu 1, and you can also write like this mu 1 I equal to mu 2 R, and mu 1 I, the value of I is alpha plus gamma, so alpha plus gamma, and this one is equal to mu 2 R, value of R is gamma minus beta, like this. Now put the value of alpha, beta and gamma, all the value. So right here mu 1 सर ये I1 बाई आर कैसे आया म्यू, अच्छा म्यू 2 बाई म्यू 1, अच्छा स्मॉल है तो I1 बाई आर। सर म्यू 2 बाई म्यू 1 कैसे आया, फिर इतना बता दीजिए। mu 2 by mu 1 is equal to mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो तो दो रिस्पेक्ट, वो तो 2 म्यू 1 या 1 म्यू 2 ऐसे करके कुछ होगा ना। हाँ नहीं ये बिल्कुल सही है। देखो दूसरे जब भी दूसरे मीडियम में आप जा रहे हो पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, यस तो सर, उसको रिप्रेजेंटेशन म्यू 2 बाय म्यू 1 से हम लोग करते हैं उसको, और उसको ठीक आप है सर। लिखते हो म्यू लिखते हो। बिल्कुल सही, पूछते चले जाओ एकदम, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ठीक है सर। ये म्यू 2 ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था इससे पहले भी, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू लिखा था, और म्यू इक्वल टू Yes, sir. म्यू 2 बाय म्यू 1। तो सर ये सेकंड मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। देखिए ये आप दूसरे मीडियम में जा रहे हो, यस सर। पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना पड़ेगा हमें, यस सर। तो सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हो गया। ठीक है सर। अब अल्फा यहाँ पे आप nm बाय ओपी लिखोगे, यस सर। तो nm अपॉन ओपी प्लस गामा के लिए क्या करोगे, nm अपॉन pc, तो nm अपॉन यस सर। pc, दिस वन इज इक्वल टू म्यू 2 और गामा फिर से nm अपॉन pc माइनस बीटा nm अपॉन pi, तो nm अपॉन pi ये लिख लिया हमने। देखो क्या है, nm है ना, यस सर। एनएम तो चारों कॉमन होके कट जाएंगे। चारों कॉमन होके कट जाएगा, तो ये nm इसका और हर लेके रिप्लेस कर, यहाँ पे सबकी मतलब कैंसिल करके इतना लिख दिया आपने। लेकिन अब ओपी क्या है, तो ओपी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायग्राम में देखो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम में, ओ से पी तक का डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस को यू लिखा है आपने। और क्या क्या है भाई, ओपी के बाद क्या है, देखो यहाँ पे ओपी है, फिर पी आई है, पी आई को क्या लिखा है, पी से आई तक के डिस्टेंस को वी, इमेज डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव लेना हमेशा की तरह।
इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है यहाँ पे, जैसा दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन, और पीसी भी है। पीसी इक्वल टू कितना है, तो आर है, तो पीसी इक्वल टू आर। अब ये सारी चीजों को हमने नीचे उसके साथ वैल्यू में अटैच कर देना है। μ1 1 अपॉन ओपी मतलब माइनस यू, 1 अपॉन पीसी मतलब आर पॉजिटिव में लिया है मैंने यहाँ पे, और μ2 1 अपॉन पीसी तो सर माइनस क्यों लिखा, -1/r क्यों लिखा हमने μ1 के साथ? अच्छा ये तो प्लस है, अच्छा ये मैंने बता दिया, ये प्लस है, और पी आई मतलब माइनस वी। अब ठीक है, एक बार चेक करो। सर एक चीज पूछनी थी कि जब हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो उसमें जैसे हम लोग या तो पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, बिल्कुल, फॉर्मूले में ऐसा तो सर तब condition- साइन कन्वेंशन यूज करने तो अभी क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात पूछा आपने। देखिए तो प्लस वी होगा नीचे। ये प्लस है ना, नहीं सर, वी राइट हैंड साइड पे ये वी, 1/v होगा ना, ये प्लस होगा, क्योंकि वी हम लोगों ने पॉजिटिव ले रखा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपने जितने भी मिरर फार्मूला हो, जैसे मिरर फार्मूला में आपने यूज किया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन आप ये मिरर फार्मूला दोनों के लिए ही यूज करते हो, कॉनकेव के लिए भी यूज करते हो, कॉन्वेक्स की भी यूज करते हैं। अब Yes, आपके sir. पास फॉर्मूला तो दिया हुआ है, लेकिन आपको इस कंडीशन में आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स में आपको देख के बताना पड़ेगा कि भाई फोकस पॉजिटिव किस में है, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है। ऑब्जेक्ट के लिए तो खैर ऑब्जेक्ट के लिए दोनों ही निगेटिव है, कोई बात नहीं, लेकिन इमेज किस में पॉजिटिव बन रही है, तो आपको पता हो गया कि भाई इसमें पॉजिटिव बनती है, इसमें निगेटिव भी बनती है। यस सर। तो मतलब हर हाल में आपको देखना है, इसलिए फॉर्मूला कॉमन हो चुका है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, उसके पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज के अलग अलग ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर जाता है फिर भी। ओके, तो मतलब जब डिराइव करते तभी साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। बिल्कुल अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे बताओगे कि आप हर केस में आप क्या एक ही तरह के ओरिएंटेशन को लेके चलना पड़ जाएगा, जो कि गलत आपका आंसर आता है फिर। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखोगे आप μ1, जैसे कि यहाँ पे μ1 ले लिया, μ1 बाय माइनस यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस μ1 बाय आर इक्वल टू μ2 बाय आर माइनस μ2 बाय वी। μ2 बाय वी को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, μ2 बाय वी इसको मैं इसी जगह पे फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू ये μ2 बाय आर है इस जगह पे RHS साइड में, और LHS साइड में इसको लेके आते हैं μ1 बाय आर, इस तरह का कंडीशन आ रहा है। और अब एक सेकंड सर। फाइनली इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर, कॉमन आ गया है इसमें, अपॉन आर। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला मिल गया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, और हर केस के लिए चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, सबके लिए सेम ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब ये बात आई है तो अगर मान लिया जाए, अगर आपका फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर हो, तो एयर के लिए आप क्या लिखोगे, वहां पे आप लिखोगे म्यू, जो म्यू फर्स्ट मीडियम के लिए है वो 1 लिख लोगे, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो उसके लिए आप म्यू रिप्रेजेंट करते हो। तो इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस इस तरह से हो सकता है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। लेकिन ध्यान रहे
पहला मीडियम जो कि मैंने पहला रेयरर वहां पे माना था, रेयरर के केस में पहला मीडियम एयर हो तब उस केस में ये आपको मिलेगा। ये था, तो ये केस हमारे लिए था फॉर द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। यहाँ पे इमेज रियल फॉर्म हो रही है, उस केस का ये फॉर्मूला है। फिर से इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जैसे ये सरफेस वही है आपका, कॉन्वेक्स सरफेस ही है, और इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और लिख देता हूँ ये जो सरफेस है ये ए बी है, और जो रे आपकी यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो आप देखोगे तो रे यहाँ से इंसिडेंट होती हुई आएगी। तो मैं रे को इंसिडेंट करा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया और ये रे इस तरफ इंसिडेंट हुई, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं और प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बड़ा करूंगा। यहाँ पे ये बेंड हो रही है हल्की सी इस तरफ, ज्यादा नहीं, हल्की सी बेंड होगी, ये इस डायरेक्शन में चली गई रे। तो ठीक है, तो सर पिछले वाली रे ज्यादा बेंड क्यों हुई? ये डिपेंड जो करेगा, पिछले वाला आपने डायग्राम बताया था। हाँ देखिए ये डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन जब होती है तो आपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग, मैंने बताया कि आपको अलग अलग पोजीशन पे, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट इससे पहले मैंने कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस पे लिया था, तो उससे थोड़ा सा अगर पास में लेके आओगे तो उसकी रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरह का बन रहा है, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे कि वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा सा बन रहा था, तो इस कारण से भी वहां पे या आपकी एंगल इस तरह की बनी है। अभी इसका ओरिएंटेशन और भी देखो, पूरा ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर मैं इसको, इस रे को पीछे की तरफ बेंड करूं, यहाँ पे देखोगे पीछे की तरफ बेंड करूं इसको, तो हमें पता लगेगा कि इसकी इमेज जो है ना इसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में इसकी इमेज, मतलब यहाँ पे ये इट सीम्स टू बी इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन। और अब जो है नॉर्मल ड्रॉ करने की बात है, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करके देखो यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, जैसे लास्ट टाइम भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये अभी भी मैं, जैसे लास्ट वाले डायग्राम में मैंने एन लिखा था, अभी भी मैं इसको एन लिख रहा हूँ यहाँ पे सी। और मैंने एक रे की और बात की थी, आपको याद होगा, कि जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है और अनडेविएटेड वो इधर से इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये वाली भी रे है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अनडेविएटेड आगे जाएगी। और एक दूसरा ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे मैंने बोला था, ये पोल है आपका, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएगी u, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की बात की थी मैंने लास्ट टाइम भी, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर n से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, ये nm। अब सारी चीजें वही रहेगी कि ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंसिपल एक्सिस इस बार भी अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो गामा बनाएगा, कोई चेंजेस नहीं। जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने की बात जहां तक है, तो उसको देखेंगे, ये देखेंगे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आई। पहले वाले में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो डिफरेंट था, यहाँ पे आई बन रहा है। इसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बनेगा आपका और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया, और इमेज ये बन रही है आपकी v। तो इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इस बार उसी तरफ बन रही है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट वाले में जैसे कि मैंने बताया था आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के मामले में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? न्यूटन चाहिए, नहीं, स्नेल्स लॉ के लिए आपको आई और आर चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आई और आर, यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल देखोगे आप, इन ट्रायंगल, अब फिर से NOC, जो पिछली बार भी हमने ऐसे ही लिखा था, NOC में I इक्वल टू, देखो ये अभी भी I एक्सटीरियर एंगल है इसका, इस ट्रायंगल का,
यस सर। तो आपके पास अभी भी आपको मिलेगा I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, राइट। यस सर। अब नो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल फिर से एन सी आई, बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, एन सी आई। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर चाहिए। तो देखो ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में ऑलरेडी आर जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। यस सर। तो दिस वन आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, राइट। यस सर। फिर उसी पार्ट को कि सपोज ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, then the angle I, alpha, R, beta and gamma will be small. तो आप उस केस में क्या करोगे, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा दैट मीन्स nm, ये nm अपॉन दूसरा क्या होगा, nm अपॉन om, O से लेके m तक का डिस्टेंस। और ये तो आपको पता है कि ये P और M काफी क्लोज हैं, तो NM अपॉन ये हो जाएगा OP। फिर बीटा, बीटा इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा किसके इक्वल, तो NM अपॉन, देखिए बीटा ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस mi विच इज इक्वल टू, यहाँ से P से लेके तक का डिस्टेंस कंसीडर करोगे तो NM अपॉन PI। एंड फाइनली गामा विच इज इक्वल टू tan गामा, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऐसा अप्रोक्स में साइन देंगे, tan गामा विच इज इक्वल टू NM अपॉन गामा की डिस्टेंस ये है MC विच इज इक्वल टू NM अपॉन PC। क्लियर। तो μ2 बाई μ1, और जैसे कि आपको फिर से वही काम करना होगा, अगर I काफी स्मॉल है, I and R इज स्मॉल, ये दोनों ही स्मॉल है I and R, then I by R is equal to μ2 by μ1, or you can write μ1 I equal to μ2 R, and μ1, the value of I is alpha plus gamma, alpha plus gamma is equal to μ2 R beta plus gamma, ये हो जाएगा। और फिर आप μ1 अल्फा की वैल्यू जो ऊपर में हमने अभी सेलेक्ट किया है, अल्फा गामा ये सब वैल्यू, मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ही कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, NM अपॉन OP प्लस गामा NM अपॉन PC is equal to μ2 beta NN अपॉन PI प्लस गामा NM अपॉन PC, μ1 OP 1 अपॉन OP, क्योंकि NM दोनों ही साइड कॉमन लेके NM को कैंसिल करना है, 1 अपॉन PC, दिस वन इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन PI प्लस 1 अपॉन PC। और सारा डिस्टेंस भी डायग्राम से हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या डिस्टेंस है। तो μ1 O से P तक की डिस्टेंस U है, 1 अपॉन U माइनस में लेना होगा, प्लस PC ये R है जो इस तरफ का है, तो 1 अपॉन R प्लस में रहेगा, μ2 1 अपॉन PI, अब P से लेके I, अब लेफ्ट साइड में फिर से जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की बात हो रही है, तो माइनस B PC, तो ये पॉजिटिव में रहेगा आपका R। अब कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन सिर्फ करना है आपको, यहाँ पे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं।
mu1 by minus u, mu1 by r, mu2 by minus v, mu2 by r। mu2 by v को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं हमेशा की तरह, जैसे पिछली बार भी हमने किया था। mu2 by v प्लस में माइनस ये इसी पोजीशन पे रहेगा mu1 by u, एंड ये mu2 by r RHS साइड में है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। mu1 by r को उधर ले आओगे तो माइनस mu1 by r, और फिर जैसे कि RHS साइड में r दोनों ही तरफ कॉमन रह जाता है, यहाँ पे वैसे जगह काम करना है। mu2 by v माइनस mu1 by u इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r, और ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वर्चुअल इमेज के लिए भी आपके पास आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि लाइट जो एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है एयर के मीडियम से, एयर फॉल ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो भी ग्लास सरफेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सोर्स इज 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। एट व्हाट पोजीशन इन द इमेज फॉर्म, इमेज इसकी कहाँ पे बनेगी, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। देखेंगे सबसे पहले हमारे पास mu1 जो है, mu1 इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास फॉल्स ऑन बता रहे एयर के थ्रू ये जा रहा था, तो ये इसलिए यहाँ पे mu1 इक्वल टू 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। mu2 इक्वल टू हमारे पास 1.5 का है, तो mu2 इक्वल टू 1.5, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो 100 सेंटीमीटर पे है, मतलब u जो है आपके पास, u और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है तो माइनस 100 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि कॉन्वेक्स के लिए है, तो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यस सर। अब फॉर्मूला जो mu2 by v माइनस mu1 by u इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by r, इसी में सिर्फ अप्लाई करना है, जो कि mu2 हमारे पास 1.5 है अपॉन v तो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन ये जो है mu1 by u, तो mu1 by u, तो ये u जो है वो 100 का है, यहाँ पे मैं अभी माइनस रहने दे रहा हूँ, ये माइनस 100 होगा ऐसा, इक्वल टू mu2 माइनस mu1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 40 का है। 40 यहाँ पे आपके सेंटीमीटर में है, तो सब सेंटीमीटर में ही है, 100 भी सेंटीमीटर में था, इसलिए मैंने कोई कन्वर्जन नहीं किया। 1.5 अपॉन v प्लस 1/100 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1/40 लिख सकता हूँ इसको। ये अगर मैं इसको देखूं 1/40 कैसे हुआ सर? एक मिनट ये 20 कर देता हूँ मैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 का है। यस सर, तो आर ही लिखेंगे ना, कोऑर्डिनेट तो आर ही था, क्योंकि ये हो जाता आपका यहाँ पे 0.5 by 20, और 0.5 को आप 1/2 लिखते तो 1/2 अपॉन 20, तो दैट मीन्स 1/40, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 1/40। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन ही है, अब कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 3/2, ऐसा लिख सकते हो आप 3/2। चलो 151 डिवाइडेड बाय अच्छा पैसे कर रहे हैं, ठीक है 3/2 मैंने इधर ले लिया, और इसको अभी एक थोड़ा सा स्टेप और लेता हूँ मैं। दिस वन इज इक्वल टू, मैं एक तरफ कर देता हूँ इसको, 1/40 ये है, माइनस 1/100, 300 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4000 हो जाएगा ना। हाँ, ये हो जाएगा लगभग 5 माइनस 2/100, 200। तो एलसीएम लेने के बाद ये 3/200 आ जाएगा। 3/200 करने का मतलब ये 3 और 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर तो ये आ जाएगा आपके पास v इक्वल टू 1/100, और ये पोएटिव में आएगा। तो सर आपका 100 कैसे आ रहा है? मेरा तो सर 1/100 आया ना, ये तो 1/2 v
इक्वल टू इज इक्वल्स टू 100। तो सर 1/100 आया ना आपका तो। नहीं 2 और कैंसिल हो जाएगा। तो सर v इज इक्वल्स टू 1/100 हुआ ना। v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/100 हो गया ना जैसे आप। v हमारे पास नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, लिखते ओके लिखते ओके ये ओके ऊपर चला गया था थोड़ा सा। ये है, ओके। अब ये ठीक है। v ऊपर तो ठीक है। अब तो ये मेरा क्या डिफरेंस आया है? टोटल 1/2v इक्वल टू 1/200। 0.5। जैसे दिया हुआ है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास जो दिया हुआ है प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर, और मीडिया रिफ्रैक्टिंग इंडेक्सेस 4/3 एंड 1.60। मतलब μ1 हमारे पास 4/3 का है और μ2 जो है वो 1.60 का है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दोनों को ही हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मूले में। जो फॉर्मूला है पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं। μ2/v, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद 1.60/v तो इधर ही रहने दो, इसको उधर लेके चले जाओ आप। तो ये आ जाएगा आपका 1.60 4/3। हो गया सर, समझ गया, आ गया आंसर। आ गया? यस सर, ऑलमोस्ट आ गया, बस फाइनल स्टेप्स कर रहा हूँ। ये माइनस ये हो गया 2.7 माइनस 1.3। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू रखने के बाद 1.60 माइनस 4/3/20, और 20 को मैंने कॉमन लिया पहले ताकि थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए, और फिर इसका एलसीएम लिया तो 4.80 माइनस 4, और माइनस करने पे 0.80, जबकि इसमें एक जीरो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा तो 0.4, मतलब 0.80 माइनस 0.40 करोगे तो 0.40 रहेगा। और ये 3 भी कॉमन लिया था यहाँ पे मैंने, इस कारण से ये 20 से 60 हो गया, और अब यहाँ पे रह गया 0.40/60, और फिर v से निकालने के लिए और मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v को फाइनली निकालने के लिए 40 एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा।